हेलो दोस्तों, हम आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ। स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। हम आज चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमारा कवर हो चुका है। चैप्टर 1 से 4 तक कवर हो गया। चैप्टर 5 लास्ट है, फिर हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का ख़त्म हो जाएगा, फिर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा इसमें हिंदी में अगर देखे जाए तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? वर्तमान में तत्वों का ज्ञान। हमारे पास 118 टोटल एलिमेंट है। 118 में से प्राकृतिक रूप से 94 है, और जो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए आ पड़ी है क्योंकि इतने जो ज़्यादा 118 के आसपास, उसको हम अध्ययन कैसे करें। जो समान गुण वाले तत्व है उसको एक साथ रखने की ज़रूरत पड़ी, वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या आता है? 118 तत्व है, 94 प्राकृतिक तत्व। बीपीएससी में ये पूछा जाता है। तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण सबसे पहले कैसे किया गया था? सबसे पहले तत्वों को बांटा गया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसके बाद सबसे पहले आज वैज्ञानिक में आते हैं डोबर्नियर साहब। इसका त्रिक सिद्धांत डोबर्नियर ट्राइड कहलाता है। डोबर्नियर ट्राइड इसमें क्या था? जो तीन एक साथ, ये जर्मन के थे। डोबर्नियर ट्राइड में ये लिखा गया है कि समान गुण वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा गया। मान लीजिए ये है, तो 1 2 3 इसमें एक समान के, 1 2 3 इसमें एक समान के, 2 3 ऐसे करके एक ग्रुप बनाया गया था। उसको ट्राइड कहा गया था। अब उस लॉ ऑफ ट्राइड का मतलब ये था कि जो तीनों तत्व है उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के हिसाब से, मतलब उसका जो मास होता है, जैसे इसका सबसे कम मास, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, तो बढ़ते मास के हिसाब से इसको रखा गया था। और इस तरह रखा गया था कि जो बीच वाला होगा वो ऊपर के और दूसरे के एवरेज होगा। जैसे मान लीजिए एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है, तो जो बी होगा वो a+c/2, ऐसे इन दोनों का एवरेज जो होगा मास, वही हमारा बी होगा। तो ये हमारा दिया हुआ था ट्राइड में। जैसे एक ट्राइड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। लिथियम का 6 आता है, सोडियम का 9 आता है, पोटेशियम का 39 आता है। तो 39 और 6 कितना होता है? 6.9 है ना ये? हाँ 6.9 है। तो ये देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया है, जिसमें लगभग 22-23 आता है आंसर। उसी तरह एक इसका ट्राइड पूछे जाते हैं। इसका ये कंसेप्ट नहीं, सबसे पहला तो किस बेस पे है, जो एवरेज वाला बेस था वो एक पूछा जाता है। दूसरा डायरेक्ट ट्राइड पूछ लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसके ट्राइड है कि नहीं है, ये पूछा जाता है। तीसरा इसका जो एक और ट्राइड है पोटेशियम, उसके बाद ये वाला ट्राइड तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट ये ट्राइड पूछा जाता है कैल्शियम, एसआर, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका ट्राइड पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये ट्राइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 3 ट्राइड है इसके। केवल 3 सफल ट्राइड पहचाने गए, एक लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक तीसरा जो ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाला। नेक्स्ट इसकी सीमाएं की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकांश तत्वों में तो अनफिट पाए गए थे, तो ये सब नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है किस बेस पे है और क्या एग्जांपल्स है, सिर्फ ये 2 पूछा जाता है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम क्या? साइंटिस्ट का नाम है जॉन न्यूलैंड्स। इसमें ये बोला गया है कि तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान, ये भी मास के हिसाब से ही चल रहा है, के हिसाब से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसमें ये क्या होगा कि हर 8वां, जो प्रत्येक 8वां, जैसे मान लो रिपीट होकर जो 8वां आएगा उसका और इसका सेम होगा प्रॉपर्टीज़। पहले तत्व के समान प्रत्येक 8वें का वैल्यू, जो भी गुण है वो सेम होगा। इसको संगीत के आधार पे बनाया गया था। प्रत्येक 8वां स्वर दोहराया जाता है ना, जैसे संगीत में सारे गामा पाधा निसा में, उसी कंसेप्ट से
लिथियम और सोडियम का सेम प्रॉपर्टी आ रहा था, एक 8वां है तो एक पहला था। फिर वहीं बेरिलियम और मैग्नीशियम का सेम आ रहा था। मतलब जो इसका बेसिक कंसेप्ट यही था कि हर 8वां पहले से सेम फीचर में था। अब ये जो था सफलता हल्के तत्व में तो सिद्ध हो गया, कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके बाद ये नहीं हो पा रहा था। इसकी सीमाएं केवल कैल्शियम तक ही इसका ये कंसेप्ट लागू हो रहा था, और इसके अकॉर्डिंग कि केवल 36 ही तत्व है, जबकि उस टाइम पे भी उससे ज़्यादा तत्व हुए थे। नेक्स्ट इसके हिसाब से ये डोवेनियर का पढ़ लिया था, न्यूलैंड्स के हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डोवेनियर, ये भी हो चुका है, न्यूलैंड से हो चुका है, डबल डबल लिखा हुआ और कुछ नहीं। नेक्स्ट है मेंडलीव्स। मेंडलीव का आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, इसको हम पढ़ेंगे। मेंडलीव का इसमें इसने क्या किया, इसने किस बेस पे डिफ्रेंशिएट किया, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मेंडलीव को जाता है। इसने टोटल में पहले तो 63 बताया, इसने कहा टोटल 63 है, और इसका आधार क्या है, आधार है एटॉमिक मास। इसका भी एटॉमिक मास ही है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान दिया गया है। तो ये मेंडलीव के मतलब अध्ययन था, जिसमें उसने एटॉमिक मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया। अब इसके विशेष ध्यान क्या था, ऑक्साइड हाइड्राइड पर ध्यान दिया गया। अब कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट यहाँ से आते हैं कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। पहला तो ये, जैसे इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हमने ये सब कंसेप्ट पढ़ लिया था। न्यूली मेंडलीव्स 8th ऑक्टेव्स, डोवेनियर, मेंडलीव्स, ये रहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसमें ये बोला गया है, इसमें मेंडलीव ने ये कहा था कि जो एटॉमिक मास है उसी के कारण उसका फंक्शन, जो भी एलिमेंट का फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से मेंडलीव का आधार क्या था, एटॉमिक मास था, ये क्वेश्चन बन के आ गया। ठीक है, फिर मेंडलीव के आवर्त सारणी। अब उसने क्या क्या बताया, उसने एक तो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल और कॉलम्स के बारे में जिक्र किया। वर्टिकल कॉलम में ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड्स। इसने कहा कि जैसे हमारा ये पीरियोडिक टेबल मान लीजिए जैसे डब्बा शेप में, तो जो ये वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप बोला गया है, टोटल 18 ग्रुप होंगे। और जो यूं ऐसे 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 हैं इसको कॉलम, वो क्या कहते हैं, पीरियड्स बोले गए। टोटल 7 पीरियड्स है, इसका मेंशन किया गया है इसमें। अब जो ये है वर्टिकल कॉलम, ऊर्ध्वाधर स्तंभ उसको ग्रुप, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ उसको पीरियड्स। और उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इसने ऑक्साइड और हाइड्राइड से ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर जो तत्व थे वो इन्हीं दो फॉर्म में पाए जाते थे, और इनका कंपाउंड जनरली आपस में सेम होता था। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये चूँकि नोट्स बहुत ही मतलब ऊपर से नीचे फैला हुआ है, इसलिए हम इसको देख देख के आराम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम वही बता रहे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, तो हाँ क्लासिफिकेशन सिंपल हो गया है, ये सब नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। रिडक्शन, इसका एक कंसेप्ट था एका एलिमेंट। एका एलिमेंट का मतलब ये था कि इसको कुछ एलिमेंट पता नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी उसको प्रिडिक्शन किया कि ये एलिमेंट ये हो सकता है। उसके बारे में उसने क्या बताया, जैसे मेंडलीव ने क्या कहा कि एका बोरोन है, मतलब एक एलिमेंट है जो बोरोन के बाद आएगा। फिर एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम क्या निकला बाद में, गैलियम। और एका बोरोन क्या निकला, स्कैंडिवियम। तो ये क्वेश्चन आता है कि एका बोरोन का मतलब कौन सा एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, तो स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम का मतलब तो गैलियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट इज एक का सिलिकॉन, एक ये भी कंसेप्ट 3 दिया हुआ था, जर्मेनियम। अब बीपीएससी फैक्ट क्या है, बीपीएससी में ये पूछा जाता है एक का गैलियम एक का सिलिकॉन एक साथ। नेक्स्ट, क्योंकि नोट्स बहुत ही तो डिटेल्ड नोट्स है, बहुत ही मतलब स्पेस दे के लिखा हुआ है इसलिए। अब एटॉमिक मास 68, गैलियम का एटॉमिक मास कितना है 69, तो उसने ऑक्साइड को प्रिडिक्ट किया कि ये E2O3 बनेगा, एक्चुअल में क्या बना, गैलियम सेम सेम बना, इसलिए इसने प्रिडिक्ट किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब नोबल गैस है। मतलब इसका जो आउटर मतलब सेल होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, वो फुल होता है। इसके पास मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उस सेल में उतने फुल होता है। तो ये ना रिएक्ट, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। नोबल सेल की डिस्कवरी मेंडलीव के टेबल से हुआ है। नेक्स्ट, लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे मेन लिमिटेशन तो यही है कि इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन को मेंशन नहीं किया। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एल्केलाइन मेटल की तरह काम करता है, हैलोजन की तरह भी काम करता है, तो इनको कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं मिला हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट, आइसोटोप प्रॉब्लम। बाद में पता चला कि एक आइसोटोप होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उसको कहाँ एडजस्ट करें वो भी दिक्कत, वो भी पता नहीं चल रहा था। फिर एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर क्या होता है, सम हेवियर एलिमेंट प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट। अब कभी कहीं कहीं पे स्टेबल में क्या हुआ था, हेवियर एलिमेंट को लाइटर एलिमेंट के पहले रख दिया गया था, जो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गलत है। जैसे कोबाल्ट को निकल से पहले रख देना, ये वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा, बाकी ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बारे में दे रखा है। जैसे इस चैप्टर का डिफाइंड पीडीएफ, जो थोड़ा चेंज पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये पीडीएफ ज़्यादा ही मतलब स्पेस दे के बनाया गया है। ये उसके सीमाएँ हो गए। हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन अब क्या है, अल्कलाई भी है और साथ में हैलोजन भी, फिर भी पता नहीं चल रहा था कि इसको कहाँ रखा जाए, ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अगर हम देखा जाए तो इसमें कहाँ गया, अभी तो था एक मॉडर्न टेबल, ये रहा। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की जो भी समस्याएं थी उसको सॉल्व किया गया। हाइड्रोजन की स्थिति, आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिकी आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक मास अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, ये वाला कंसेप्ट। कोबाल्ट निकल में जो मास को, निकल का मास ज़्यादा था उसको कोबाल्ट का मास ज़्यादा था उसको पहले रख दिया, निकल का कम था उसको बाद में। इन सबको सॉल्व किया गया है। तो अब यहाँ पे इसको बनाया किसने, हेनरी मोसले ने। मोसले, ये क्वेश्चन पूछा था, हेनरी मोसले ने जो न्यू पीरियोडिक टेबल जो अभी यूज होता है वो बनाया है, और इसको परमाणु संख्या के बेस बनाया गया, बढ़ते परमाणु संख्या। अब यहाँ पे मास का दिक्कत आ रहा था कि अलग अलग मास है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, कहाँ रखे, तो इसने मास एटॉमिक नंबर के बेस पे ही कर दिया कि एक एटम का तो एक ही एटॉमिक नंबर होगा ना, तो इसके बेस पे। अब एटॉमिक नंबर पे बेस पे किया, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे, तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल रहा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जितने प्रोटॉन होते हैं ना उसी को एटॉमिक नंबर बोला गया है। इसको जेड से डिनोट किया गया है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ऐसे ही अलग अलग का हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। पीरियड्स मतलब ये वाले, और ग्रुप मतलब ये जो है। अब ग्रुप्स क्या होता है, तो ग्रुप्स में जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकुलर कॉलम है ना उसको ग्रुप कहते हैं। अब इसके अंदर गुण क्या होता है, तो एक ही ग्रुप में जो रासायनिक गुण है वो सेम होगा। मान लीजिए ये 18 में से एक ग्रुप ये है, तो इस पूरे एलिमेंट का रासायनिक गुण मोटा मोटी सेम रहेगा। और दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में,
लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो भी सेम रहेगा। अगर इसमें एक है तो इसमें भी एक 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 एक, भले ही टोटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, लेकिन जो लास्ट वाले खांचे में, लास्ट वाले जो सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम रहेगा। तीसरा क्या है, पीरियड्स में। पीरियड्स में जो ये जो पीरियड्स रहेगा, इसमें सेल सेम रहेगा। सेल मतलब जो हमने पढ़ा था ना 8th क्लास में, 9th क्लास में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंसेप्ट में, कि एक सेल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में घूमता रहता है, तो ये सेल सेम रहेगा। जिसका 2n² फॉर्मूला था वो सेल सेम रहेगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला गया है, जो समूह 1 होगा वो एल्कलाई मेटल को दिया गया है, जो जैसे बेसिक हो गए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। समूह 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल को दिया गया है। समूह 17 हेलोजन को दिया गया है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब है। 18 जो है समूह नोबल गैस को दिया गया है, इनर्ट गैस जो रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन को इसने अलग से दिखाया, जो क्योंकि ये बेसिक भी है, साथ में हेलोजन का भी फीचर है, इसलिए इसको यूनिक पोजीशन दिया गया, बिल्कुल अलग रखा गया है, आज भी विशेष अवस्था में रखा गया है। नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन का भी अपना एक समस्थानिक होता है, मतलब आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स जिसमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम हो गया। अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम ये क्या, प्रोटियम में जैसे सबका एटॉमिक नंबर तो एक 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 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन इसका मास नंबर है, एक का 0, एक का 1, एक का 2, ऐसे है, मतलब अलग अलग मास नंबर है। अब एटॉमिक नंबर तो सेम होता है प्रोटॉन के, तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है, इसलिए इसको आइसोटोप कहा गया है। अब अभी वाले में क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर के आधार पे, ये वाला पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के आधार पे, तो जो आइसोटोप्स है उसको प्रॉपर स्थान मिला, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, ये सब तो इसकी क्या बेनिफिट है वो दे रखा है। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वही लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रासायनिक गुण निर्धारित करता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका एक है तो उसी से रिएक्ट करेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ऐसे करके बताया। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होता है जो हम पहले पढ़ रखे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट करेगा, ताकि सेल SHCl सेल कंप्लीट हो सके। या तो एक फालतू है डोनेट कर दो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन और एक की ज़रूरत है तो एक्सेप्ट कर लो, ऐसे वाला कंसेप्ट है। जैसे इसका 1 है मैग्नीशियम का, 2 एल्यूमिनियम का, 3 है। अब इसका 2 इसलिए है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में, 2 की ज़रूरत है, 2 माइनस 1 माइनस, ये वाला। नेक्स्ट क्या है, पीरियडिक ट्रेंड में क्या है, जो हमारा पीरियड्स है, ये ग्रुप, और जो ग्रुप है उसका ट्रेंड बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें अगर इंग्लिश में हम यहाँ पे आए, इस PDF पे ये सब कर लिया है हमने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हॉरिजॉन्टल, रो, कॉलम, अल्कलाइन, ये सब पढ़ लिया। कोबाल्ट, प्रॉब्लम सॉल्व, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी किया है, उसके बाद ये सब भी कर लिया। हाँ, ये रहा पीरियोडिक ट्रेंड। अब देखिए ये वाला हम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे, हाँ यही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब एक पूरे पीरियड में, मतलब एक पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और तीसरा क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब इस तरफ ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इस तरफ पहले से ही बता रखा है कि इस तरफ नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। थर्ड इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हम समझ रहे थे, बस बाकी काम क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही इस तरफ जाएंगे ना तो चार्ज कैसे बढ़ रहा है,
तो चार्ज अगर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, खींचेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसलिए लेफ़्ट टू राइट साइज छोटा होता है। लेकिन जब बात डाउन द ग्रुप की बात करें, सीधे ग्रुप की बात करें, तो एक सेल से दूसरे सेल में सीधा एक सेल ही बढ़ जाता है। एक मतलब जैसे इसमें एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 2 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो एक तरह से सेल बढ़ जाता है तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अब रेडियस इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन को दे देना किसी और को, उसी को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज। अब रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए बड़ा सा नीचे एटम है, अब उसका सेंटर यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे, उसका कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन उछलता रहेगा भागने के लिए, तो वो जल्दी थोड़ा सा भी हीट मिला वो भाग जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको देना है किसी और को, भाग जाएगा तुरंत। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी को तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वन लाइनर पॉइंट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये हम पूरा कर लिए अभी, जैसे ये बाएं से दाएं वाला कर लिए कि इसका रेडियस कम हो जाएगा। कारण क्यों है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगी, जो बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस इधर आकर्षित होती रहेगी इस तरफ, तो इसलिए ये अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन वहीं ये उदाहरण देख लेंगे, और फिर वहीं जब बात आएगी पीरियड्स में, ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या है, परमाणु त्रिज्या रेडियस बढ़ेगा क्योंकि एक नया सेल ही जुड़ जाएगा। अब नया सेल जुड़ जाएगा तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैलेंसी। वैलेंसी तो पढ़ चुके हैं कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए डोनेट करना या एक्सेप्ट करना ताकि उसका सेल पूरा हो सके, वो वैलेंसी होता है। मेटेलिक कैरेक्टर होता है कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, उसी को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। बाएं से दाएं मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और ये घटता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हो जाता है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ जाता है, ये वाला कंसेप्ट है। और जब ग्रुप में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर का कंट्रोल कम हो जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है कितनी जल्दी एक्सेप्ट करना, नॉन मेटेलिक एक्सेप्ट करना। तो अगर जितना बड़ा छोटा इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वहीं बड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं में क्या होगा, जो अधात्विक गुण है वो बढ़ेगा। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा उल्टा बता दिया था। जितना छोटा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ दूसरे का इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है ना, इसलिए ये साइज बाएं से दाएं में साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन अधात्विक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे की बात की जाए तो अधात्विक गुण घटेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाता है। तो ये है जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे ही कंट्रोल नहीं रहेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या ही लेगा, वैसा वाला कंसेप्ट है। अब अगर इसको हिंदी में देखा जाए, धातुओं की क्रियाशीलता, यह है पीरियड्स में धातुपन घटता है, वो उसी को समराइज करके लिखा हुआ है, इसमें बढ़ता है। और वहीं पे उदाहरण, और अधातु पीरियड्स में बढ़ता है और ग्रुप में घटता है क्योंकि कंट्रोल कम हो जाता है। नेक्स्ट इज विपरीत तथ्य, नोबल गैस। अब नोबल गैस जो हमारा 18वां ग्रुप है उसी को नोबल गैस कहते हैं, जिसमें उसका जो सेल होता है वो फुल होता है, उसको ना चाहिए हुआ ना लेना है ना देना है, तो वो सारे नोबल गैस वो जनरली रिएक्ट नहीं करते, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, संयोजकता 0 होती है, क्योंकि उसका जो इनर्ट गैस है कहते हैं क्योंकि उसका सेल फुल रहता है। नेक्स्ट इज अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल वो होता है जो ग्रुप 1 में उसको दे रखा है, उसको अल्कलाई मेटल कहेंगे। अत्यधिक अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव, एक इलेक्ट्रॉन है उसको फटाक से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपना सेल पूरा करना है। हेलोजन हो गया, वहीं पे हेलोजन 7 होता है, 7 होता है लास्ट वाले सेल में, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो ये दोनों जनरली आपस में रिएक्ट करते रहते हैं।
फिर ये उसका समरी हो जाएगा, डोबरनियर, न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव, उसके बाद मूसले, मोसले, फिर एटॉमिक नंबर, डोबरनियर का फिर से वही दे रखा है, फिर टोटल एलिमेंट 118, 94, ट्राइड, सब कंसेप्ट हो गया, ये सब ग्रुप का। तो हमारा यहाँ पे लगभग चैप्टर 5 पूरा होता है, सब एक एक समरी है। अगर इधर देखा जाए तो यहाँ भी समरी में दे रखा है, बाकी हम चैप्टर 5 पूरा कंसेप्ट कर चुके हैं। जिससे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन करने के लिए हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और हम कंसेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी है। ये सब तो कंसेप्ट हो गया। अब जो हमारा ये लास्ट का पेज है इस चैप्टर के लिए, जो कि इस चैप्टर का नोट्स थोड़ा अलग है, तो वहाँ पे ये वाला बहुत हेल्पफुल होगा। ये पीडीएफ, ये जो पेज है, इसमें जो सारे कंसेप्ट है वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था वो सब मेंशन किया हुआ है। तो बस करना कुछ नहीं है, ये चैप्टर 5 हो गया, इसको वीडियो के थ्रू पढ़ना है, और ये नोट्स एक्सेस करके इस नोट्स को एक बार खुद से रिवाइज करना है। और मैं एक रिवाइज नोट्स इंग्लिश में लाऊंगा जो बाकी नोट्स की तरह ही होगा, और उसी के बेस पे एक और हिंदी का नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और फिर फिजिक्स। तो टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम है @सिविल संकल्प बाय साहू रोहित, उस पर जाके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, सिविल संकल्प बाय साहू रोहित। मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।